नमस्ते। मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में जेपी पावर वेंचर इस कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन देखने वाले हैं, जिस कंपनी का शेयर हमें 7 रुपीज़ के पास अभी ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहा है। और इस वीडियो में हम इस कंपनी के जो फाइनेंशियल डाटा है उसके बारे में एनालिसिस करके देखेंगे, साथ ही में कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है कि नहीं, तो उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। और ये कंपनी जो रिन्यूएबल सेक्टर में काम करती है, तो उसमें हमें कंपनी फ्यूचर में एक अच्छे रिटर्न देते हुए देखने को मिल सकती है या फिर नहीं, तो उसके बारे में हम इस वीडियो में एनालिसिस करके देखेंगे। और ये कंपनी हमें यहाँ से मल्टीबैगर फ्यूचर में होते हुए देखने को मिलती है या फिर नहीं, तो उसके बारे में हम इस वीडियो में इंफॉर्मेशन देखने वाले हैं। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने पहली बार इस चैनल को विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल सेक्शन पर क्लिक करें ताकि आपको शेयर मार्केट रिलेटेड अपडेट जानकारी मिल सके। तो जेपी पावर वेंचर लिमिटेड इस कंपनी का शेयर अभी हमें 7 रुपीज़ के आसपास यहाँ पर ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहा है। वही अगर हम मैक्सिमम इस कंपनी का चार्ट देखेंगे तो लगभग 150 रुपीज़ के आसपास से हमें कंपनी का शेयर यहाँ पर नीचे आते हुए देखने को मिल रहा है। तो एक बड़ी गिरावट हमें कंपनी के शेयर में लॉन्ग टर्म में ये यहाँ पर होते हुए देखने को मिल रही है। तो इसी वजह से हम देखेंगे तो कोई भी पेनी शेयर अगर यहाँ पर मल्टीबैगर बनता है तो उसका शेयर यहाँ पर नीचे से ऊपर जाता है, लेकिन इस कंपनी का शेयर हमें ऊपर से यहाँ पर नीचे आते हुए देखने को मिल रहा है। लेकिन ये कंपनी का शेयर नीचे आने के बावजूद भी हम इस कंपनी के शेयर को अभी इसलिए एनालिसिस करने वाले हैं कि ये कंपनी हमें जो रिन्यूएबल सेक्टर में काम करते हुए देखने को मिल रही है, तो उस रीज़न की वजह से हम इस कंपनी के शेयर में यहाँ पर एनालिसिस कर रहे हैं कि यह कंपनी फ्यूचर में फिर से हमें वैसे ही परफॉर्मेंस जो कंपनी हमें 150 रुपीज़ के आसपास ट्रेड करते हुए देखने को मिली थी, तो उसी तरह फ्यूचर में करते हुए देखने को मिलती है या फिर नहीं। तो फिलहाल हम देखेंगे तो कंपनी का शेयर हमें लगभग 7 रुपीज़ के आसपास अभी आते हुए देखने को मिल रहा है। तो इसी वजह से हमें यहाँ से कंपनी के शेयर में कैसी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और इसके लिए कंपनी के जो लेटेस्ट परफॉर्मेंस है Q3 के, उसके बारे में हम देखेंगे। साथ ही में कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कंपनी के बैलेंस शीट और कंपनी के प्रमोटर के पास कंपनी की कितनी % की हिस्सेदारी है। तो इन सभी पॉइंट को देखने के बाद हम इस कंपनी में डिसीजन ले सकेंगे कि हमें कंपनी में आने वाले दिनों में कैसी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए ताकि हमें कंपनी में ज़्यादा लॉस ना हो और हमें अच्छा खासा प्रॉफिट इस कंपनी में हो। तो सबसे पहले हम जयप्रकाश पावर वेंचर मतलब जेपी पावर इस कंपनी के बारे में देखेंगे। तो ये कंपनी हमें जो काम करते हुए देखने को मिल रही थी उसके बारे में देखेंगे। तो इंगेज इन जनरेशन ऑफ पावर इंक्लूडिंग हाइड्रो एंड थर्मल, सीमेंट ग्राइंडिंग, कैप्टिव कोल माइनिंग एंड ट्रांसमिशन ऑफ पावर। तो कंपनी हमें पावर सेक्टर में जिसमें हाइड्रो थर्मल इसके साथ में सीमेंट ग्राइंडिंग, कैप्टिव कोल माइनिंग और जो ट्रांसमिशन पावर है, तो उसमें हमें कंपनी काम करते हुए देखने को मिल रही है। तो उसमें हम मेजर सेगमेंट देखेंगे तो कंपनी हमें पावर सेक्टर में जिसके बारे में हम देखेंगे तो कंपनी हमें रिन्यूएबल सेक्टर में यहाँ पर काम करते हुए देखने को मिल रही है। तो इस कंपनी का शेयर जो हमें यहाँ पर फ्यूचर में मल्टीबैगर होते हुए देखने को मिल सकता है, तो वो सिर्फ इस रिन्यूएबल सेक्टर की वजह से देखने को मिल सकता है। तो यहाँ से हम सिर्फ पॉसिबिलिटी लगा सकते हैं, लेकिन इसके लिए कंपनी के जो फाइनेंशियल साथ ही में बाकी के जो पॉइंट्स है उसके बारे में हमें देखना पड़ेगा, तभी हम यहाँ पर डिसीजन ले सकेंगे कि कंपनी यहाँ पर कितना अच्छा परफॉर्मेंस फ्यूचर में करते हुए देखने को मिल सकती है या फिर नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले हम कंपनी के जो लेटेस्ट Q3 के रिजल्ट है तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो कंपनी के जो Q3 के रिजल्ट है तो उसमें हमें कंपनी यहाँ पर दिसंबर 21 के Q3 में 1401 करोड़ का यहाँ पर सेल्स करते हुए देखने को मिल रही है, जो कि अगर हम Q2 में देखेंगे तो कंपनी का सेल्स 902 करोड़ का था। तो एक बहुत ही बड़ी ग्रोथ हमें कंपनी इस Q3 में कंपनी के सेल्स में करते हुए देखने को मिल रही है। तो कंपनी का मंथली बेसिस हम देखेंगे तो सेल्स हमें यहाँ से बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। वही अगर हम पिछले साल के दिसंबर 20 के Q3 में देखेंगे तो कंपनी का सेल्स हमें 988 करोड़ का देखने को मिला था। तो उससे हमें कंपनी का सेल्स यहाँ पर दिसंबर 21 में लगभग 1400 करोड़ तक बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो पिछले साल के Q3 के मुकाबले में भी हमें कंपनी का सेल्स इस Q3 में यहाँ से बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का सेल्स हमें मंथली बेसिस और ईयर बेसिस दोनों में यहाँ पर इस Q3 में बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि कंपनी के बिजनेस के लिए यहाँ से अच्छी बात हमें देखने को मिल रही है। तो कंपनी का जो सेल्स है तो उससे हम कंपनी के एक्सपेंस को यहाँ पर घटा कर देखेंगे तो दिसंबर के Q3 में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें 365 करोड़ का देखने को मिला है, जो कि सितंबर 21 में हमें 218 करोड़ का देखने को मिला था। तो Q2 से हमें कंपनी का Q3 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ से बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। वही पिछले साल के Q3 में देखेंगे तो कंपनी का सेल्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें 324 करोड़ का देखने को मिला था। तो उससे कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 365 करोड़ का अभी दिसंबर 21 के Q3 में इस साल के हमें होते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि
ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी हमें एयर और एयरबेस कंपनी के ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो मंथली बेसिस और एयर बेसिस हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी कंपनी यहाँ से ग्रोथ करते हुए देखने को मिल रही है। वही अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बारे में देखेंगे तो 26% का हमें इस क्वार्टर 3 में देखने को मिल रहा है, जो कि क्वार्टर 2 में 24% का हमें देखने को मिला था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में हमें क्वार्टर 2 के कंपैरिजन में क्वार्टर 3 में कंपनी यहाँ से ग्रोथ करते हुए देखने को मिल रही है। वही अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पिछले साल के क्वार्टर 3 का मतलब दिसंबर 20 का देखेंगे तो हमें ये 33% का देखने को मिला था। तो 33% से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमें 26% का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो पिछले साल के क्वार्टर 3 के कंपेरेटिवली ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमें इस कंपनी का कम होते हुए देखने को मिल रहा है। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा, कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 33% से यहाँ पर इस क्वार्टर 3 में कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो कंपनी अभी भी हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अच्छा जनरेट करते हुए देखने को मिली। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम होना ये भी किसी कंपनी के लिए एक थोड़ी सी केयरफुल बात होती है, तो उसके ऊपर भी हमें आने वाले दिनों में ध्यान रखकर चलना चाहिए। तो उसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट का जो सेक्शन है तो उसके बारे में देखेंगे तो क्वार्टर 3 में हमें कंपनी का नेट प्रॉफिट 107 करोड़ का यहाँ पर होते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि क्वार्टर 2 में कंपनी हमें 1 करोड़ के माइनस में देखने को मिली थी। तो उसके 1 करोड़ के माइनस के कंपेरेटिवली 107 करोड़ का प्रॉफिट अभी हमें कंपनी के क्वार्टर 3 में कंपनी जनरेट करते हुए देखने को मिल रही है। तो उसकी वजह से देखेंगे तो कंपनी अच्छा ग्रोथ हमें इस क्वार्टर 3 में करते हुए देखने को मिल रही है, और इसी वजह से हमें इस कंपनी में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अपनी थोड़ी बढ़ानी चाहिए। तो इस कंपनी का जो इस क्वार्टर 3 का नेट प्रॉफिट है वो हमें बढ़ते हुए देखने को मिला है, लेकिन पिछले साल के क्वार्टर 3 का अगर हम नेट प्रॉफिट देखेंगे तो कंपनी हमें 12 करोड़ के लॉस में पिछले साल के क्वार्टर 3 में देखने को मिली थी। तो उसके कंपेरेटिवली कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें बहुत ही ज़बरदस्त इस क्वार्टर 3 में बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो मंथली बेसिस और एयर बेसिस दोनों में हमें कंपनी का नेट प्रॉफिट बहुत ही शानदार इस क्वार्टर 3 में बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो इसी वजह से इस कंपनी में हमें अपनी इन्वेस्टमेंट है तो उसको और थोड़ा बढ़ाकर चलना चाहिए, और आने वाले क्वार्टर 4 है तो उसके ऊपर अच्छा फोकस रखना पड़ेगा कि कंपनी उसमें कैसा परफॉर्मेंस करती है। तो कंपनी आने वाले दिनों में क्वार्टर 4 में भी अपना नेट प्रॉफिट ऐसे हमें बढ़ाते हुए देखने को मिलती है, तो अब हम इस कंपनी में और इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में और बढ़ाएंगे। और कंपनी का अगर हम क्वार्टर 4 का रिजल्ट ख़राब आता है तो हम उस अपनी इन्वेस्टमेंट में तो उसमें से जो प्रॉफिट है वो बुक करके अपनी इन्वेस्टमेंट को निकाल लेंगे, और बाकी के जो शेयर होल्डिंग बचती है तो उसको आने वाले लॉन्ग टर्म के लिए उसको होल्ड करके रखेंगे, ताकि हमारा जो प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट का जो एक रेशो है वो हमें यहाँ से मेंटेन होते हुए देखने को मिलेगा और हमें ज़्यादा लॉस नहीं होगा। इसके बाद कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में देखेंगे तो कंपनी का सेल्स अगर हम मार्च 2010 से देखेंगे तो कंपनी का सेल्स हमें ये उस साल 691 करोड़ का देखने को मिला था। तो उसके बाद हम देखेंगे तो कंपनी अपना सेल्स हमें लगातार बढ़ाते हुए देखने को मिली, और मार्च 21 में कंपनी का सेल्स हमें 3,302 करोड़ का देखने को मिला था। तो उसके कंपेरेटिवली अगर हम एक्सपेंस देखेंगे तो कंपनी का एक्सपेंस हमें लगातार कंपनी के सेल्स के कंपेरेटिवली यहाँ पर कम होते हुए देखने को मिला है, और उसी वजह से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर हम देखेंगे तो मार्च 2010 से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें 606 करोड़ से यहाँ पर मार्च 21 तक देखेंगे तो 1157 करोड़ का होते हुए देखने को मिल रहा है। और उससे पहले भी देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें लगातार प्लस में देखने को मिल रहा है, जो कि कंपनी हमें एक्सपेंस कंट्रोल करते हुए देखने को मिली थी। तो उसी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें कंपनी का लगातार प्लस में देखने को मिल रहा है। इसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बारे में देखेंगे तो मार्च 2010 में 88% का था। इसके बाद हम देखेंगे तो 88, 92, 80, 71, 67, 62, इसके बाद 37, 31, इसके बाद हम देखेंगे तो हमें ये 33%, 27% और मार्च 21 में 35% का देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो पिछले 4-5 सालों में देखेंगे तो लगातार 30 या उसके आसपास ही देखने को मिल रहा है, लेकिन पहले जो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था उससे हमें यहाँ पर कम होते हुए देखने को मिला है, लेकिन कंपनी अभी भी हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट 30 के आसपास यहाँ पर करते हुए देखने को मिल रही है, जो कि कंपनी के बिजनेस के लिए अच्छी बात है। लेकिन कंपनी को इसको ऐसा ही मेंटेन रखना पड़ेगा, तभी हमें आने वाले दिनों में कंपनी यहाँ पर अच्छे परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिलेगी। तो उसके ऊपर भी हमें आने वाले दिनों में फोकस रखना पड़ेगा। इसके साथ ही में अगर हम कंपनी का नेट प्रॉफिट के बारे में देखेंगे तो मार्च 2010 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 242 करोड़ का था। तो उसके बाद देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें 162, 401 करोड़, 351 करोड़, 33 करोड़, 151 करोड़, इसके बाद हमें कंपनी
देखेंगे तो कंपनी लगातार लॉस में जाते हुए देखने को मिली। तो इसके बाद हम देखेंगे तो -255, इसके बाद हमें ये -1233, -1596, इसके बाद -381, इसके बाद हमें -2162, इसके बाद हम देखेंगे तो मार्च 21 में हमें कंपनी यहाँ पर प्रॉफिट में आते हुए देखने को मिली। तो पिछले अगर हम 5 साल में देखेंगे तो कंपनी लगातार हमें लॉस में जाते हुए देखने को मिली थी, लेकिन अभी इस साल मार्च 21 में देखेंगे तो हमें कंपनी यहाँ पर प्रॉफिट में आते हुए देखने को मिली थी। तो कंपनी का जो क्वार्टर रिजल्ट है उसमें हमें ज़रूर कंपनी का नेट प्रॉफिट यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस बढ़ते हुए देखने को मिला है और प्रॉफिट करते हुए देखने को मिली है। जो कंपनी का शेयर हमें नीचे आते हुए देखने को मिला है तो उसका जो सबसे बड़ा रीज़न है, तो कंपनी पिछले 5 सालों में जो लॉस लगातार हमें बहुत ही एक बड़े पैमाने पर देखेंगे तो करते हुए देखने को मिली थी, तो उसी वजह से कंपनी का शेयर हमें यहाँ पर हाई से नीचे आते हुए देखने को मिला था। लेकिन इस साल हमें कंपनी का शेयर बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉफिट यहाँ पर इंक्रीज करते हुए देखने को मिला था। तो इसी वजह से हम देखेंगे तो Q3 का जो रिजल्ट और साथ ही में मार्च 21 का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें इस कंपनी का बढ़ते हुए देखने को मिला था। तो उसी वजह से हमें कंपनी में इन्वेस्टमेंट को थोड़ा बढ़ाना चाहिए और आने वाले दिनों में हमें अगले साल के जो रिजल्ट है तो उसके ऊपर भी फोकस रखना पड़ेगा, कंपनी कैसा परफॉर्मेंस करती है। तो उसमें कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करती है तो हम यहाँ से शेयर होल्डिंग बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर कंपनी का जो परफॉर्मेंस है पिछले 5 सालों में हम मार्च 21 को छोड़कर देखेंगे तो कंपनी जो लॉस में जाते हुए देखने को मिली थी, तो उसी वजह से अगर कंपनी आने वाले दिनों में फिर से लॉस में जाते हुए देखने को मिलती है तो हमें सबसे पहले प्रॉफिट बुकिंग प्लस हमारी जो कैपिटल है उसको सेव करना चाहिए, ताकि कंपनी फिर से हमें लॉस में जाते हुए देखने को मिलती है तो हमें यहाँ पर ज़्यादा नुकसान ना हो। तो आने वाले दिनों में हमें कंपनी के नेट प्रॉफिट पर भी अच्छा फोकस रखना पड़ेगा कि कंपनी यहाँ पे हमें कैसा परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिलती है। इसके बाद कंपनी की जो बैलेंस शीट है तो उसके बारे में हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम कंपनी का जो रिजर्व है तो उसके बारे में देखेंगे। तो कंपनी के रिजर्व हमें मार्च 2010 में 1272 करोड़ के देखने को मिले थे। इसके बाद कंपनी के रिजर्व देखेंगे तो हमें यहाँ पर उसमें कंपनी लगातार ग्रोथ करते हुए देखने को मिली। लेकिन अगर हम मार्च 19 के बाद अगर देखेंगे तो कंपनी का जो रिज़र्व है यहाँ पर मार्च 20 और 21 के रिज़र्व देखेंगे तो उसमें हमें कंपनी के रिज़र्व दोनों साल माइनस में जाते हुए देखने को मिले। लेकिन सितंबर 21 के जो रिज़र्व है उसमें हमें कंपनी फिर से पॉजिटिव में ये रिज़र्व लाते हुए देखने को मिली और कंपनी के रिज़र्व हमें 3400 करोड़ के अभी होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो एक अच्छी ग्रोथ हमें सितंबर 21 के क्वार्टर तक कंपनी के रिज़र्व में देखने को मिल रही है। उसके कंपेरेटिवली कंपनी का बोरेंस देखेंगे तो मार्च 10 में कंपनी का बोरेंस 7000 करोड़ का हमें देखने को मिला था। इसके बाद हमें कंपनी का बोरेंस लगातार यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिला। लेकिन अगर हम पिछले कुछ 3 साल में देखेंगे तो मतलब 2 साल और अभी का सितंबर का Q2 का साल देखेंगे तो कंपनी अपने ऊपर का जो बोरेंस है वो लगातार हमें यहाँ पर कम करते हुए देखने को मिली है और 23,000 का जो बोरेंस है तो उससे हमें कंपनी का बोरेंस अभी सितंबर 21 में सिर्फ 5,000 करोड़ का होते हुए देखने को मिल रहा है। तो कंपनी अपने बोरेंस लगातार हमें एक बहुत बड़े डिस्टेंस से यहाँ पर कम करते हुए देखने को मिल रही है। तो इसी वजह से हम देखेंगे तो कंपनी के जो बोरेंस है वो हमें कंपनी के रिजर्व के कंपेरेटिवली ज़्यादा अभी देखने को मिल रहा है। लेकिन कंपनी हमें बोरेंस भी बहुत ही बड़े पैमाने पर यहाँ पर कम करते हुए देखने को मिल रही है और साथ ही में कंपनी के रिजर्व हमें यहाँ पर प्लस में इस सितंबर के Q2 में आते हुए देखने को मिल रहा है। तो यह भी कंपनी के लिए अच्छी बात हमें ऐसे देखने को मिल रही है। और इसके बाद आने वाले जो Q4 और उसके बाद के क्वार्टर है होंगे तो उसमें भी हमें कंपनी का रिजर्व और बोरेंस का सेक्शन देखना पड़ेगा कि कंपनी अपने रिजर्व और हमें बढ़ाते हुए देखने को मिलती है या फिर कंपनी के बोरेंस हमें यहाँ पर कम होते हुए देखने को मिलते हैं। और साथ ही में कंपनी के जो रिजर्व है वो हमें यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिलते हैं और साथ ही में कंपनी के और हमें बोरेंस कम करते हुए देखने को मिलती है। तो यहाँ से कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें आने वाले दिनों में और भी यहाँ से बढ़ते हुए देखने को मिलेगा, जो कि इस कंपनी के लिए हमें अच्छी बात यहाँ से होते हुए देखने को मिलेगी। इसके बाद अगर हम कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो उसमें सबसे पहले हम कंपनी के प्रमोटर के पास देखेंगे तो उनके पास 26% की हिस्सेदारी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके बाद अगर हम एफआईज के बारे में देखेंगे तो इनके पास कंपनी की जो शेयर होल्डिंग है तो वो हमें 1% की देखने को मिल रही है। इसके बाद डीआईएस के पास देखेंगे तो 23% की हिस्सेदारी देखने को मिल रही है। लेकिन डीआईएस में अभी हमें 28% से अपनी हिस्सेदारी वो हमें यहाँ पर कम करके 23% के करते हुए देखने को मिल रही है। तो यहाँ से एक थोड़ी सी निगेटिव बात हमें देखने को मिल रही है। इसके बाद गवर्नमेंट के तरफ से देखेंगे तो गवर्नमेंट की 0% और पब्लिक की हमें 49% की यहाँ पर कंपनी में हिस्सेदारी देखने को मिल रही है।
तो बाकी सबको छोड़ के देखेंगे तो पब्लिक हमें जिस तरह शेयर होल्डिंग बढ़ाते हुए देखने को मिल रही है, ये हमें नेगेटिव बात यहाँ से देखने को मिल रही है। लेकिन कंपनी जिस तरह आने वाले दिनों में परफॉर्मेंस कर सकती है, तो यहाँ से हम पॉसिबिलिटी लगा सकते हैं कि कंपनी आने वाले 2-3 क्वार्टर में हमें अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिलती है। तो कंपनी यहाँ से हमें रिन्यूएबल सेक्टर में फिर से कंपनी के जो प्राइस 150 रुपीज़ की है, वो हमें कंपनी यहाँ पर टच भी करते हुए देखने को मिल सकती है। लेकिन कंपनी को इसके लिए अच्छा परफॉर्मेंस लगातार करना पड़ेगा। तो इस सब देखने के बाद ये पता चलता है कि कंपनी हमें पिछले 2 क्वार्टर से एक अच्छा परफॉर्मेंस कंपनी सभी सेगमेंट में हमें करते हुए देखने को मिल रही है। वही मार्च 21 में कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो इसी वजह से हम देखेंगे तो सिर्फ एक क्वार्टर से अच्छा परफॉर्मेंस करने से कोई कंपनी अच्छी नहीं बन जाती। तो उसके लिए कंपनी को लगातार अच्छा परफॉर्मेंस करना पड़ता है, तभी हमें कंपनी यहाँ पर फ्यूचर में एक अच्छी खासी रिटर्न देते हुए देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल जो Q3 और साथ ही में कंपनी हमें मार्च 21 में नेट प्रॉफिट जनरेट करते हुए देखने को मिल रही है, तो उसकी वजह से स्मॉल क्वांटिटी में हमें इस कंपनी में शेयर होल्डिंग बढ़ानी चाहिए और ज़्यादा लार्ज इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, ताकि अगर कंपनी फिर से हमें लॉस में जाते हुए देखने को मिलती है तो हमें इस कंपनी में लॉस ना हो। तो आज हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।